तो गाजा युद्ध का हाईवे और इजराइल हमास के बीच जारी जंग का दूसरा चरण हो चुका है शुरू। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। तमाम बड़ी खबरों पर वॉर जोन की एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हम हाजिर हैं, जहां इजरायली सेना के टैंक गाजा में प्रवेश कर चुके हैं, हमास के ठिकानों पर बारूद बरसा रहे हैं। उत्तरी गाजा से दक्षिण की तरफ जाने वाले हाईवे पर आईडीएफ भी मौजूद है। ऐसे में गाजा युद्ध के और विध्वंसक होने के आसार बन चुके हैं। और एक और बड़ी खबर, गाजा में इंडोनेशिया अस्पताल के पास धमाका हुआ है। इजरायली एयरक्राफ्ट ने बम गिराया है। कल भी अस्पताल के करीब हमला हुआ था। अस्पताल के करीब हमास ठिकाने का यहां पर हमले का शक है कि यह हमास ने किया है। इंडोनेशिया अस्पताल के करीब बम गिरा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अस्पताल के आसपास की, कैसे अफरा तफरी मची हुई है और लोग बेहाल हैं। पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। और गाजा के हाईवे पर इजरायली टैंक को लेकर खबर, जहां उत्तर गाजा से दक्षिण गाजा का रास्ता बंद है और सलाह अल दीन हाईवे पर आईडीएफ का कब्जा हो चुका है। सड़क पर दौड़ रहे बख्तरबंद गाड़ियों की ये तस्वीर देखिए। और आइए अब आपको बताते हैं गाजा पट्टी के मुख्य हाईवे सलाह अल दीन के बारे में, जिसके ऊपर इजरायली सेना के घातक टैंक इस वक्त घूम रहे हैं। इस वजह से गाजा के दोनों छोर का संपर्क टूट गया है। उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा को जोड़ने वाला ये मुख्य सड़क मार्ग है। ये सड़क दक्षिण के राफा क्रॉसिंग से शुरू होकर उत्तर के इरेस क्रॉसिंग तक जाती है और इसकी दूरी बताई जाती है 45 किलोमीटर। ये फिलिस्तीन का इलाका है, लेकिन अब इस हाईवे के कुछ हिस्सों में इजरायली सेना का कब्जा हो गया है, जिसकी वजह से गाजा के दोनों छोर कट गए हैं। एक रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया है कि इजराइल की सेना कम से कम 3 तरफ से गाजा की तरफ बढ़ रही है और इस हाईवे पर कब्जा कर हमास पर और ज्यादा नकेल कसने की तैयारी कर रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। इस खास शो में मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। डॉक्टर PK घोष साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विश्लेषक के तौर पर। मैं आपके पास आ रही हूँ। सबसे पहले संजय सोई साहब, ये जो हाईवे है इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? 45 किलोमीटर लंबा ये इलाका है, लेकिन अधिकतर इलाका, मैक्सिमम इलाका फिलिस्तीन का बताया जाता है, तो यहाँ पर कितना भीषण हो सकता है युद्ध? नहीं, ऐसा है कि देखिए, जिस हिसाब से फेजेस के हिसाब से वो चल रहे हैं कि पहले उन्होंने बम्बार्डमेंट किया था, अब दूसरा फेज़ जैसा कि अभी आप बता रहे हो शुरू हो चुका है, तो दूसरे फेज़ के तहत वो धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ रहे हैं। पहले आप देखा होगा 2-3 दिन टैंक अंदर गए वापस आ गए, टैंक अंदर गए वापस आ गए। उन्होंने जायज़ा लिया, समझा और उसको एक तरह से आकलन किया कि क्या रेस्पॉन्स है, क्या ग्राउंड लेवल पर जो कमांडर जिसने एक्शन करना है वहाँ क्या क्या ऑब्स्टिकल लगे, और उन ऑब्स्टिकल को ध्वस्त भी किया गया, बर्बाद किया गया। जहाँ जहाँ से उनका इफेक्टिव फायर आ रहा था उनको ख़त्म किया गया। फिर अगले स्टेज में 2 मील और अंदर गए, 4 मील तक चले गए। अब ये जो हाईवे है, धीरे धीरे इनका जो इलाका बढ़ता जा रहा है, ये फेज मैनर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ये हाईवे लेते हैं तो ये उनका भी कट ऑफ हो जाता है कि हमास का लेफ्ट राइट जाने वाला। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी कि हमास शायद खुले में मूवमेंट करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इजराइल का जिस प्रकार से बम्बार्डमेंट हो रहा है, जिस प्रकार से इजराइल की कोशिश भी यही थी सर। 25वां दिन उस रणनीति के तहत हम यहां पर विटनेस कर रहे हैं, जहां हमने देखा कि किस तरीके से हर तरफ घेराव करते हुए आईडीएफ ने स्ट्रैटेजिकल मूव अपनाए, मिलिट्री जोन घोषित किया और अब गाजा के नजदीक या गाजा के अंदर तक पहुंचने में वो कामयाब रहे हैं। हालांकि गाजा में तुर्की के अस्पताल पर हमले को लेकर आज एक बड़ी खबर आई है। हालांकि इजरायली जेट ने इसे निशाना बनाया है और अस्पताल की तीसरी मंजिल कैसे तबाह हुई, तस्वीरें देखिए। استهداف المستشفى التركي من قبل العدو الصهيوني. استهداف المستشفى التركي. और एक और बड़ी खबर आ रही है, उत्तरी गाजा में आईडीएफ का भीषण हमला हुआ है। अल फौज मस्जिद पर हमला किया गया है, बमबारी की गई है। अल सफ्ताफी में दिखा धुएं का गुबार, ये देखिए काले धुएं का गुबार आसमान में छाता हुआ दिख रहा है। अल फौज मस्जिद पर बमबारी की गई। उत्तरी गाजा में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई को लेकर भी एक और खबर है, जहां जिंदा पकड़े गए हमास के लड़ाके और बड़ी संख्या में हमास लड़ाकों की गिरफ्तारी हुई है। और एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के नबलिस में आईडीएफ घुस गई है। नबलिस में देखा आईडीएफ का काफिला।
वेस्ट बैंक के नबलिस में घुसी है आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स। यहां पर एक बड़ा काफिला, सैन्य काफिला देखने को मिल रहा है। और रात भर जारी भीषण बमबारी को लेकर भी बड़ी खबर आई, जहां गाजा में आईडीएफ के ये ग्राउंड ऑपरेशन है और बमबारी के बाद की ये पहली तस्वीर देखिए। आईडीएफ की बमबारी से गाजा में तबाही की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। और एक और बड़ी खबर, इजराइल ने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से किया अलग। नेटजारिम जंक्शन पर आईडीएफ मौजूद है। दक्षिणी गाजा से अलग हुआ उत्तरी गाजा और आईडीएफ ने यह बड़ी कार्रवाई की है। नेटजारिम जंक्शन पर इस वक्त आईडीएफ मौजूद है, जो 2 हिस्सों में बांटा गया इस इलाके को। आपको हम बताते हैं कैसे गाजा पट्टी इस समय 2 हिस्सों में बट गई है, क्योंकि इजराइल की सेना गाजा पट्टी के अंदर मौजूद है। स्काई न्यूज की तरफ से क्या दावा किया गया, जानिए। आईडीएफ के बख्तरबंद वाहन सलाह अल दीन हाईवे पर चल रहे हैं। उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाले इस हाईवे पर नेटजारिम इलाका है। यह भी बता दें कि नेटजारिम जंक्शन एक सड़क जंक्शन है जो पूर्व इजरायली बस्ती के बहुत करीब है। हालांकि यहां पर इजराइल की सेना भी मौजूद है और ऐसे में उत्तर गाजा के लोग दक्षिण की तरफ जा ही नहीं सकते। मतलब साफ हो गया है कि आईडीएफ ने इजराइल को 2 हिस्सों में बांट दिया है। घोषकर यह भी तो एक स्ट्रैटेजिकल मूव हुआ ना, जहां हमने देखा, जो बात मैंने शुरुआत में जिक्र करी कि आपने पहले पूरे इलाके पर कब्जा करने के तहत उसे मिलिट्री जोन घोषित कर दिया। दूसरे चरण में आपने इलाके खाली करने को कहा और वो इलाके खाली करने के आदेश इसीलिए जा रहे थे क्योंकि कब्जे के तहत वो आगे बढ़ रहे थे। अब ये हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जगह हो जाती है जहां लोगों के पास किसी भी गतिविधि का कोई जरिया ही नहीं बचता। जी हाँ, ये स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में ये कई दिनों से ये डिस्कशन चल रहा है कि शायद इजराइल गाजा पट्टी को 2 भागों में डिवाइड कर देगा, नॉर्थ और साउथ गाजा। और मेरे ख्याल में ये एक के बाद एक फेजेस आ रहे हैं, ये तो दूसरा फेज है, वैसे वो उसी की ओर जा रहे हैं। अच्छा, क्यों ये नॉर्थ गाजा और साउथ गोवा को विभाजन करना चाहते हैं? पहली बात ये, आपने तो देखा, हाँ, उन्होंने बमबारी की नॉर्थ गोवा में, ड्रोन्स दिए, फिर ये तो कार्रवाई, लेकिन इसका मकसद क्या है? मकसद एक है कि नॉर्थ गाजा में डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है और अर्बनाइजेशन थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पर हमास के जो ज़्यादातर कमांड एंड कंट्रोल है वो नॉर्थ गाजा की ओर ही है। मैं ये नहीं कहता कि साउथ गाजा में नहीं है, लेकिन नॉर्थ गाजा में ज़्यादा है। और आप बार बार कह रहे हैं ना कि अस्पताल में बमबारी हुई, अस्पताल में बमबारी हुई, मॉस्क में बमबारी हुई। ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए कि हमास के ज़्यादातर जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, जो सुरंग हैं, वो मॉस्क के नीचे और अस्पताल के नीचे ज़्यादा हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आईडीएफ उसमें बमबारी करता है, सिविलियन लोग मारे जाते हैं, तो एक प्रोपेगेंडा होता है, देखिए ये सिविलियंस को, बेचारे सिविलियंस को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं। तो इसमें एक जो पब्लिक परसेप्शन है वो चेंज हो जाता है। सर, एक बड़ी खबर और आ रही है, इजराइल पर हमास का पलटवार हुआ है और ये पलटवार रुक नहीं रहा है। युद्ध का 25वां दिन है, लेकिन ये पलटवार और ज्यादा आक्रामक हो रहा है। इजराइल के कई शहरों में एक साथ रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल के लोद में गिरा हमास का रॉकेट। और इजरायली सेना की सबसे बड़ी कार्रवाई, जहां हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर भी हमला हुआ है। इस बीच आईडीएफ ने हमले का ये वीडियो जारी किया, जहां देखिए कैसे हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि गाजा में कई हिजबुल्लाह ठिकानों को आईडीएफ तबाह करने का पहले से भी दावा करता आया है और यही वजह है कि समय समय पर इस तरीके की तस्वीरें जारी कर नुकसान को लेकर आईडीएफ की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि कुछ समय पहले आईडीएफ बलों ने इजराइल राज्य के क्षेत्र की ओर लॉन्च के जवाब में लेबनानी क्षेत्र में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमलों को अंजाम दिया था। और जिन बुनियादी ढांचों पर हमला किया गया उनमें आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के कई सैन्य ठिकाने शामिल रहे हैं।
और एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच हमास का बड़ा दावा सामने आ गया है। 24 घंटे में आईडीएफ के 3 मर्कावा टैंक तबाह कर दिए गए। हमास का आरपीजी यासीन से हमला, 3 मर्कावा समेत 6 सैन्य वाहन नष्ट किए गए। और इजराइल पर हमास के पलटवार को लेकर भी खबर आई, जहां तेल अवीव में रॉकेट दागे गए हैं। आईडीएफ के हमले नाकाम करने का दावा किया जा रहा है और तेल अवीव में सायरन की ये गूंज सुनी। और एक और बड़ी खबर, आईडीएफ की स्ट्राइक से भीषण तबाही मची। उत्तरी गाजा में कई बिल्डिंग्स गिर गई। सीआरसीएस का गोदाम तहस नहस हो गया है। मृतकों घायलों की संख्या भी बढ़ गई है। देखिए किस तरह तबाह बर्बाद गाजा नजर आ रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर है, मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है। जो सीआरसीएस का गोदाम रहा वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। अब आशंका है कि मृतकों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। और गाजा में हमले पर नेतन्याहू की तरफ से क्या कहा गया, बड़ी खबर आपको बता दें। युद्ध विराम का आह्वान आत्मसमर्पण जैसा और क्रूरता के खिलाफ जीत हासिल करने की बात नेतन्याहू कह रहे हैं। हालांकि गाजा में आईडीएफ की कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है, एक बार फिर से यह साफ कर दिया गया कि यह कार्रवाई जारी रहेगी और हमास को मिटाना हमारा लक्ष्य है। The horrors that Hamas perpetrated on October 7th remind us that we will not realize the promise of a better future unless we, the civilized world, are willing to fight the barbarians. Because the barbarians are willing to fight us. And their goal is clear. Shatter that promising future. Destroy all that we cherish. And usher in a world of fear and darkness. Ladies and gentlemen, this is a turning point for leaders and nations. It is time for all of us to decide if we are willing to fight for a future of hope and promise, or surrender to tyranny and terror. तो बेंजामिन नेतन्याहू को आपने सुना। गाजा पर हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। अब करो या मरो, जंग का दूसरा चरण शुरू। क्या कुछ कहा है और आपको बताते हैं। ये युद्ध का वक्त है, युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं है, सीज फायर की कोई संभावना नहीं है। हमास इजराइल को बर्बाद करना चाहता है, ये कह दिया दो टूक नेतन्याहू ने। हालांकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अब दुनिया के लिए निर्णायक वक्त आ गया है और ये बयान बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है आतंक के खिलाफ लड़ने का। यानी इस बयान के आधार पर वो ये भी साबित कर रहे हैं कि आतंक के खिलाफ उनकी ये लड़ाई और ये कार्रवाई जारी रहेगी। और अब ये भी तय करना है कि हम किसके साथ हैं, आतंक के साथ या शांति के साथ। जी हाँ, इजराइल हर हाल में आतंक के खिलाफ लड़ेगा, ये कहना है नेतन्याहू का। वो मानते हैं कि हमास ने जो हमला किया वो आतंकवादी हमला है। और संजय सोही साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, दो टूक कह रहा, एक जबानी हमला तो जारी है पहले दिन से, जिस दिन से युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन अब बारी है दूसरे चरण की, यानी दूसरे लेवल ऑफ वॉर की, जो कि किया जा रहा है नेतन्याहू की तरफ से। आप क्या समझते हैं कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा, जब तक ये जमीन धरातल नहीं हो जाती, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा? नहीं, देखिए निधि, बात यहाँ पर आ जाती है इजराइल के सर्वाइवल की। इजराइल अगर हार नहीं सकता, अगर हार गया तो इजराइल का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा, दोबारा कोई जमीन नहीं देगा इनको। तो यही कारण है कि आप देखिए कि अगर हमास ने जो हमला किया उसके बाद से ये तो निश्चित है कि हमास का खात्मा करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि हमास ना केवल इजराइल के खिलाफ है, हमास दुनिया के लिए खतरा है, मानवता के लिए खतरा है। और जो उनकी सोच है, बचपन से 12-14 साल के बच्चों को हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको ड्रग की आदत डाल रहे हैं, उनको एक दिमाग में उनके वीडियोस दिखा के, सोशल मीडिया दिखाकर उनके अंदर नफरत भर रहे हैं। तो ये आज इजराइल खत्म हो जाएगा तो क्या सोचते हैं हमास यहाँ रुक जाएगा? वो कल को कहीं और चलेंगे, कुछ और करेंगे। जिस तरीके की कार्रवाई इजराइल कर रहा है, आपको लगता नहीं है मुश्किल हो जाएगा हमास के लिए सरवाइव करना? नहीं, हमास बिल्कुल, इजराइल ने तो दृढ़ निश्चय किया हुआ है। सिर्फ चैलेंज ये है सिविल पॉपुलेशन। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है सिविल पॉपुलेशन, सबसे बड़ा चैलेंज है होस्टेजेस। बाकी तो ये टेक्निकल जो टनल वगैरह सबका तोड़ इजराइल निकाल लेगा, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। यही सबसे बड़ी बात बार बार दोहराई जा रही है, जहां हमास के खात्मे की बात कह रहे हैं और हमास के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई को लेकर भी खबरें मिल रही हैं। जहां गाजा पर आईडीएफ का ये दो तरफा हमला देखिए, उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में नॉन स्टॉप शेलिंग हो रही है। इजराइल ने जमीनी जंग भी अब और तेज कर दी है।
और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, गाजा में दिखी आईडीएफ की टैंक ब्रिगेड। हमास ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने हाईवे पर तैनात किए मरकवा टैंक। हमास को चौतरफा घेरने की योजना है। पच्चीस दिन इजरायल और हमास के बीच विध्वंसक जंग। इजरायली सेना का गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमला और 7 अक्टूबर से शुरू हुई ये जंग अब और ज्यादा कैसे भयानक होती जा रही है। आईडीएफ के टैंक गाजा में एंट्री कर चुके हैं, दुश्मनों को पर काल बनकर टूट रहे हैं। हमास भी इजरायल पर लगातार बैक टू बैक अटैक्स कर रहा है। ऐसे में खौफनाक जंग का परिणाम कितना भयावह होगा, इसका अंदाजा लगाना भी अब मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पीएम नेतन्याहू ने एक बार फिर से साफ साफ दोहरा दिया है, ये युद्ध का वक्त है, युद्ध विराम की संभावना ही नहीं है। और एक और बड़ी खबर है, गाजा पट्टी में इजरायल के हमले तेज हो गए हैं। हमास के 4 लड़ाकों की मौत हो गई है। गाजा में जमीनी हमले तेज हो गए हैं। और इजरायल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है, गाजा पट्टी में इजरायल की सेना घुसकर विध्वंसक प्रहार को भी अंजाम दे रही है। ऐसे में इजरायली हमले में गाजा में किस तरीके की भारी तबाही हुई है, आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे दावे को लेकर जानकारी है कि गाजा पट्टी में इजरायल ने जमीनी हमलों को और तेज करने का फैसला लिया है। और इंपॉर्टेंट यह भी है कि इजरायल के हमले में हमास के 4 लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, 4 लड़ाकों की मौत हो चुकी है। हमास पर लगातार प्रहार हो रहा है। आईडीएफ ने सैकड़ों बुनियादी ढांचों को तबाह किया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी नुकसान हुआ है हमास को, और ये बहुत बड़ा झटका है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है कि ये हमले लगातार जारी है। इजरायली सेना के हमले में हमास की कई चौकियां, कई ठिकाने, कई चौकियां वो भी तबाह कर दिए गए। तो हमास पर प्रहार जारी है। और ये अब जगहों के साथ साथ बताया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से इन हमलों को अंजाम देकर लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। जहां आईडीएफ हमले में जमील बाबा, मोहम्मद सफादी, मुवामन हेगाजी और मोहम्मद अफदल्ला की मौत को लेकर भी दावा किया जा रहा है। ऐसे में घोष सर, एक क्विक रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था, जहां उनकी तरफ से ये कह दिया गया कि हम उस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके ही इस खात्मे की शुरुआत करेंगे। ऐसा हुआ भी, और यही वजह है कि उन ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर की ऑपरेटिव्स मौजूद थे। किसकी क्या भूमिका थी इसको लेकर बात नहीं कही जा रही, बट इतना जरूर साफ कह दिया गया कि ये वो लोग हैं जो सुनियोजित तरीके से हमले में शामिल रहे हैं। जी हाँ, ये देखिए 45% जो बिल्डिंग्स थे नॉर्थ गाजा में, वो उनको मिटा दिया गया है। Exactly. उनमें मॉस्क्स, उनमें अस्पताल, स्कूल सब थे। अच्छा, लोग सब तो नीचे साउथ में नहीं गए थे। इजराइल ने कहा था कि आप लोग सब चले जाएं, लेकिन जाए तो जाए कहाँ, साउथ में कुछ है ही नहीं। वहाँ पर लोग क्या खाएंगे, क्या कहाँ रहेंगे। तो ऐसा भी था कि साउथ से फिर वापस नॉर्थ में आ गए। तो ये इजराइल का एक मतलब लक्ष्य था कि ये यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पूरा डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि हमास उसी से अपना जिसका कहते हैं सस्टेनेंस लेगा। आप कह रहे थे कि बेंजामिन नेतन्याहू यानी बीबी जो वो क्यों बार बार शांति प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं, कह रहे हैं जब तक हमास ख़त्म नहीं हो जाता वो नहीं रुकेंगे। इसके कई जटिल मतलब कारण हैं। एक तो ये कि सबसे पहली बात, आजकल इजरायली लोगों को बेंजामिन नेतन्याहू पसंद नहीं है। पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दिया, पावर्स खींच लिया, और दूसरी बात उन्हीं के वॉच में तो घोष साहब, फिर तो नैरेटिव ये बनता है कि अपनी साख बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि सीजफायर नहीं होगा ही नहीं, ये रुकेगी नहीं गोलीबारी। बहुत बड़ी बात आपने कही। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, दक्षिणी लेबनान में गोलाबारी जारी है। हिजबुल्लाह ठिकाने पर भीषण हमला हुआ है। 24 घंटे से जारी है आईडीएफ की बमबारी। मेटुला इलाके में धुएं का गुबार देखने को मिला है। हिजबुल्लाह के 47 लड़ाके मारने का दावा यहां पर हो रहा है। तो आईडीएफ की ये जो बमबारी है, यहां पर हमास को बहुत नुकसान हुआ है। इस बीच दक्षिणी लेबनान में जारी जंग को लेकर भी खबर मिल पाई है, क्योंकि आईडीएफ ने अब मिसाइल हमले का यहां पर जवाब दिया। हिजबुल्लाह के कैसे ठिकानों को अब तबाह कर दिया गया, एक और तस्वीरें जारी कर दी गई। हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का इन तस्वीरों के साथ दावा भी किया जा रहा है।
और एक और बड़ी खबर है, इराक में अमेरिकी एयरबेस पर फिर अटैक हुआ है। अल असद एयरबेस पर 4 रॉकेट दागे गए हैं। ईरानी मिलिशिया समूह पर हमले का शक है। ये अमेरिकी बेस है अल असद एयरबेस, जहां पर ईरानी मिलिशिया जो गुट बताया जा रहा है, इस पर हमले का शक बताया जा रहा है। देखिए, लगातार सीरिया की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर अमेरिका में भी आक्रोश है और अमेरिका जवाब भी दे रहा है सीरिया को। एयर स्ट्राइक्स को लेकर, हवाई हमलों को लेकर ये बड़ी खबर आपने देखी, लेकिन जल्द ही कैसे इजराइल हमास के टनल नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी कर चुका है। ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज तो हो गया है। अब गाजा पट्टी के 4 वो इलाके जिनमें अल सैफा शामिल है, इरेज क्रॉसिंग, बैत हनून और बैत लाहिया, इनको आखिर चुना क्यों गया है, इसकी वजह भी आपको बताएंगे, क्योंकि इन्हीं चारों लोकेशन से इजराइल की सेना गाजा पट्टी में एंट्री करती है, वो भी टनल नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए। हालांकि इन चारों एंट्री पॉइंट्स पर आईडीएफ हाइपर स्पेक्ट्रिकल सेंसर्स को भी लगा रही है और इसी मदद से जमीन के अंदर सुरंगों का पता लगाया जा सकता है। हालांकि असल में हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे छोड़ती हैं, जिसके चलते जमीन के अंदर की हर चीज आसानी से डिटेक्ट भी की जा सकती है। और जैसे ही गाजा पट्टी में सुरंगों का ये मकड़ जाल ट्रैक कर लिया जाएगा, इजरायली सेना D9R बुलडोजर के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। हालांकि D9R बुलडोजर एक एक करके जमीन के भीतर इसको ट्रेस तो करेगा ही, तमाम सुरंगों को वो ध्वस्त भी कर सकता है, तहस नहस भी कर सकता है, और इसके बाद गाजा के बैटल ग्राउंड में एंट्री संभव हो पाएगी और वो एंट्री होगी एपीसी के साथ। एपीसी यानी आर्मर्ड व्हीकल, जो दिखने में हूबहू टैंक जैसा ही नजर आता है। अब इजरायली सेना का एपीसी आर्मर्ड व्हीकल सुरंगों में मौजूद हमास के लड़ाकों को मौत के घाट कैसे उतार सकता है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें, गहरी टनल्स को भी विस्फोटकों से ये उड़ा सकता है। और सोई सर, ये कल मैंने खुद इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से D9R एक ऐसा रोल प्ले करता है जो पोजीशन लिए हुए अपने सैनिकों को यह आगाह कर देता है कि ना सिर्फ वो जमीन को समतल बना रहा है, फ्लैट कर रहा है, बल्कि आगे किस तरीके से ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना है, कैसे टारगेट करना है, वो भी डिटेक्ट करके दे देता है। नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इजराइल जो है ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि टनल्स को पता लगाने की उनमें क्षमता है, ये पहले इन्होंने जो गाजा की तरफ से इजराइल के अंदर भी टनल बनाई हुई थी और जिनके द्वारा वो इन्फिल्ट्रेट करके आते थे और टेररिस्ट एक्टिविटी को करने का अंजाम कोशिश करते थे, जिसको कि इन्होंने पता लगा के अपनी साइड की तो उन्होंने ट्रैक करके बंद कर दी थी। यानी कि उनके यहाँ पर क्षमता, और वो क्षमता भी बेहतर हो गई है ये डोजर्स के साथ, एपीसीज के साथ, और ये जो टेक्नोलॉजिकल सेंसर्स हैं इनके द्वारा मिक्स होकर ये पूरी तरह से सक्षम है कि टनल्स की वॉरफेयर में सक्सेस लेंगे। चाहे वो स्पॉन्ज बॉम्ब है, बाकी बिजली बंद करना, हवा बंद करना, काफ़ी तरीके हैं। यह हर जगह पे हर टनल के लिए अलग तरीका निकालना पड़ेगा। कोई बहुत ज़्यादा गहरी टनल है तो उसके लिए क्या तरीका निकालना पड़ेगा, कोई छोटी टनल है उसके लिए क्या तरीका निकालना पड़ेगा। लेकिन ये सब का मिक्स होकर जो ग्राउंड पर कमांडर होंगे वो फैसला लेंगे कि इस टनल के साथ कैसे डील करना है, और जो उसमें लड़ाके छिपे होंगे उनको वो मारने में सक्षम है। बॉम्ब अंदर डाले जा सकते हैं, ग्रेनेड डाले जा सकते हैं, फायरिंग की जा सकती है। यानी पूरी तरह से टनल को खत्म करने के लिए वॉरफेयर किया जाएगा, यानी ये जंग लड़ी जाएगी। बहुत बड़ा है और इसके बारे में और डिटेल में गोस साहब मैं आपके पास आऊंगी समझने के लिए। एक बड़ी खबर बता दें, वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की छापेमारी की जा रही है। बैथलहम में दैशा शरणार्थी शिविर में छापा मारा गया है। हमास लड़ाकों की तलाश में छापेमारी हो रही है। देखिए, वेस्ट बैंक का इलाका लगातार सुलग रहा है और यहाँ का बैथलहम, जहाँ पे रेफ्यूजी कैंप्स बहुत सारे बनाए गए हैं, जो रामल्ला का इलाका है वहाँ पर रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए हैं, यहाँ पर छापेमारी की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि हमास लड़ाकों ने कहाँ पर शरण ली हुई है। तो वेस्ट बैंक के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आईडीएफ की जो छापेमारी है यहाँ पर किस तरह जारी। एक बड़ा सैन्य काफिला इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है वेस्ट बैंक में। ये इलाका सेंसिटिव है, यरूशलेम का इलाका है और धार्मिक आधार पर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील इलाका है। और यहीं पर ही अल अक्सा मस्जिद को लेकर जो विवाद था वो पनपा था युद्ध से पहले, और अब जब युद्ध चल रहा है उस परिस्थिति में भी
ये बहुत संवेदनशील इलाका है। और इजराइल पर हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह कैसे, एक और खबर आई जहां हिजबुल्लाह ने सुरंगों का मकड़ जाल बना रखा है। लेबनान से इजराइल बॉर्डर तक ये सुरंगें फैली हुई हैं और हिजबुल्लाह का दावा यह है कि सुरंग में 1 लाख लड़ाके मौजूद हैं। अब 1 लाख लड़ाकों की मौजूदगी किस तरीके से आने वाले वक्त में मुश्किलें और बढ़ा सकती है, युद्ध की स्थिति को और भयावह कर सकती है, इसको लेकर भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि खबर यह है कि लेबनान से इजराइल बॉर्डर तक ये सुरंगें फैली हुई हैं। तो ये हिजबुल्लाह का पाताल लोक है और बेरूत से इजराइल तक ये पाताल लोक फैला हुआ है। देखिए, आपको बताते हैं डिटेल में हिजबुल्लाह का क्या पाताल लोक है। हमास की तरह हिजबुल्लाह ने सुरंगों का भी मकड़ जाल बनाया हुआ है, एक वेब सा क्रिएट किया हुआ है। हिजबुल्लाह की सुरंगें लेबनान से इजराइल बॉर्डर तक फैली हुई हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेबनान के बेरूत शहर से नॉर्दर्न इजराइल तक सैकड़ों सुरंगों को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है, और ये भी कि जमीन के अंदर मेज शेप में ही सुरंगों को अब तैयार किया गया था। बिल्कुल, इसके अलावा सुरंगों में हिजबुल्लाह के 1 लाख से ज्यादा लड़ाके मौजूद हैं, 1 लाख से ज्यादा, जो और ज्यादा चुनौती हो सकते हैं। तो ये जो मिलिशिया गुट है, चाहे वो लेबनान का हो या फिर सीरिया का हो, इन गुटों पर हमला करने के लिए, प्रहार करने के लिए इजराइल को रणनीति बनानी होगी। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, इजराइल में यूएस ने सैन्य अड्डा बनाया है। गुप्त तरीके से यूएस ने तैयार किया है बेस। इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है यूएस की तरफ से। इसे सीक्रेट रखा गया है और ये लगातार मदद कर रहा है यूएस ग्रुप इजराइल को। अमेरिका के एक सीक्रेट प्लान के बारे में अब जानकारी आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि इसी प्लान के आधार पर दावा तो ये किया जा रहा है कि इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के पहले अमेरिका ने इजराइल में अपना एक बेस भी तैयार कर लिया था। उसी बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि इजराइल में यूएस के सैन्य बेस को लेकर यह बताया जा रहा है कि गुप्त तरीके से यूएस ने इस बेस को तैयार कर लिया था और इजराइल ने यहां तक कि नेगेव रेगिस्तान में इस प्रोजेक्ट को लेकर तैयारी की थी। जी हाँ, और ये गाजा से लगभग 32 किलोमीटर दूर बताया जाता है। गाजा से यूएस के साथ कई $मिलियन का अनुबंध हुआ है और ये लगातार मदद की जा रही है इस प्रोजेक्ट में यूएस की तरफ से। अमेरिकी प्रोजेक्ट का कोड नेम रखा गया है साइट 512 और यहाँ पर अमेरिका का एक रडार भी है जो कि लगातार सुपरवाइज कर रहा है। हालांकि जिस तरीके से सीक्रेसी मेंटेन की गई थी, आज इसी को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, जहां ना सिर्फ आपको इसका कोड नेम बताया, बल्कि यह भी कि मिसाइल हमलों की निगरानी करना इसका मुख्य काम बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो हालात बने हुए हैं उसके तहत यह साफ हो गया है कि अमेरिका किस तरीके से आगे बढ़ते हुए इस सीक्रेसी के साथ इजराइल के जगह पर ही अपने सैन्य अड्डे बना रहा था। एक और बड़ी खबर, ओमान में गाजा के समर्थन में रैली को लेकर जहां इजराइल के खिलाफ ये भीड़ उमड़ चुकी है और कबूस ग्रैंड मस्जिद के सामने प्रदर्शन की ये तस्वीरें आपके सामने होंगी, जहां पर हजारों लोगों ने विरोध जताया, इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। और एक और बड़ी खबर, यरूशलेम में अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहा है। मेयर दफ्तर के बाहर बेड लगाए गए हैं। बंधकों के परिजनों ने 200 बेड लगा दिए। देखिए, ये तस्वीरें अलग हैं, जुदा तस्वीरें हैं और ये दरअसल मांग की जा रही है कि बंधकों की रिहाई की जाए। तो ये मेयर हाउस के बाहर इस तरह से बेड लगा दिए गए हैं प्रदर्शनकारियों की तरफ।